तो बच्चों आज हमें यहाँ पर स्टडी करना है किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन के बारे में। हम काफ़ी स्टडी कर चुके हैं और आज हम लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लेक्चर नंबर 4 में जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ CFT का वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम हम आज सोल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम आगे चलते हैं केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 4 के अंदर। तो भाई आपको हमने बोला है कि यहाँ पर हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो CFT होगा, CFSC वैल्यू को फाइंड करना होगा, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स भी आपके यहाँ पर शो करेंगे, और साथ में आपको माइंड मैप काफ़ी सुंदर से प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप इनको माइंड मैप को पढ़ना ना भूलें क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाई हम चालू करते हैं आज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं। भाई हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें बच्चों, तो आपको पता होगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरली कब बनता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में लिगेंड्स का होता है, लिगेंड्स होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है। ओके, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो भाई हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो n-1 d ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग किस टाइप से होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिया, जैसे मेरे पास में कॉम्प्लेक्स है, जैसे मेरे पास लिया n निकल, निकल के साथ में 4Cl है यहाँ पर, और मैं लिख देता हूँ 2 माइनस नोट कर देता हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा बच्चों, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा। तो भाई सबसे पहले क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि मैं ध्यान से इसका डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ तो इसके जो बॉन्ड एंगल है इसको हम लिख देते हैं लिगेंड्स 1 है, 1 2 3 स्टार में नोट किया कि यहाँ पर क्या है बच्चों, जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, वो होता है 109 डिग्री का होता है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर 3 एक्सिस हमारे पास में है, एक्स है, वाई है और जेड है। ये आपने लिखा एक्स वाई एंड जेड की हम बात कर रहे हैं, और तीनों एक्सिस के बीच में आपको पता है कि एंगल कितना होता है बच्चों, 90 का होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस बार टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स अटैक करने वाला है वो 90 के एंगल से तो नहीं आएगा फाइनली। ओके, क्योंकि वहां पर दो लिगेंड्स के बीच में एंगल कितना है, 109 डिग्री का होगा। तो वो 90 से कुछ अबव हो सकता है या 90 से कुछ थोड़ा कम हो सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड्स का अटैक होता है वो 90 के एंगल से आसपास होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वहां पर वो एक्सिस को यूज में नहीं लेते हैं, वो दो एक्सिस के बीच में से क्या करते हैं बच्चों, अटैक करते हैं। तो हमने ध्यान से देखा कि हमारे पास में जो DK5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि DXY, DYZ एंड DZX, ये 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं बच्चों जो कहाँ होते हैं, बिटवीन एक्सिस होते हैं। और हमने पढ़ा है DZ² एंड DX² -Y², ये कहाँ होते हैं, ऑन एक्सिस हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि जब लिगेंड्स 90 के एंगल से अटैक नहीं करेगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो बिटवीन एक्सिस, दो एक्सिस के बीच में से वो अटैक करना चाहेगा। और दो एक्सिस के बीच में जो ऑर्बिटल होते हैं वो कौन कौन से यहाँ पर, वो DXY हैं, DYZ हैं, DZX है यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा जब इसके हम स्प्लिटिंग देखते हैं तो स्प्लिटिंग में क्या होता है बच्चों कि वहाँ पर जो 5 ऑर्बिटल है D के, उनमें से ऐसे ऑर्बिटल जो एक्सिस के बीच में होते हैं उनसे कोलिजन हो जाता है, किसका, लिगेंड्स का कोलिजन हो जाता है। और लिगेंड्स के कोलिजन होने से क्या होता है, उन सबकी एनर्जी क्या होती है बच्चों, उन सबकी एनर्जी एवरेज से इंक्रीज हो जाती है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 3 टाइप के जो ऑर्बिटल हैं जो एक्सिस के बीच में होते हैं, जिनका नाम है DXY, DYZ एंड DZX, इन सबको हमें ऊपर की तरफ पहुंचा देना है एवरेज एनर्जी से। और जिनसे कोलिजन नहीं हुआ है वो क्या होगा बच्चों, एवरेज एनर्जी से वो डाउन पर चले जाते हैं, जिनका नाम क्या होगा, जिनका नाम है DZ² एंड DX²-Y²। ठीक है बच्चों, तो हमने ध्यान से देखा कि जिनसे कोलिजन हुआ उनको हमने ऊपर पहुंचा दिया है, जिनसे कोलिजन नहीं हुआ वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं एवरेज एनर्जी से। तो इस टाइप से यहाँ पर हम स्प्लिटिंग को देख सकते हैं। यदि आपको इसका डायग्राम देखना है पर्टिकुलर, तो आइए आपको हम कलर डायग्राम इसका शो करते हैं। तो एक ये बहुत ही शानदार डायग्राम आपको यहाँ पर शो किया गया है। यहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर डीजेनरेट ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं DK5, और लिगेंड्स के अटैक के बाद में यहाँ पर T2G ऑर्बिटल्स, यानी ऐसा ऑर्बिटल जो एक्सिस के बीच में होते हैं वो कहाँ चले गए हैं, वो ऊपर की तरफ हमने शिफ्ट कर दिए हैं। और AG ऑर्बिटल्स जिनसे कोलिजन नहीं हुआ वो एवरेज एनर्जी से क्या हुआ बच्चों, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अभी हमने एक आंसर दिया कि हमें यहाँ से तक जो एरिया मिला है उसे बोलते हैं हम स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब बच्चों आप देखिए यहाँ पर जो एवरेज एनर्जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये एवरेज एनर्जी का साइन है यहाँ पर, और उसको बोलते हैं हम बेरी सेंटर लेवल कहते हैं। बेरी नामक एक साइंटिस्ट था, उसने इसको बेरी सेंटर लेवल बोला। यदि हम बेरी सेंटर लेवल की बात करें तो बेरी सेंटर लेवल की T2G से यदि हमें एनर्जी काउंट करनी है तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितने ऑर्बिटल आपने नीचे की तरफ शिफ्ट किए हैं। आपने यहाँ पर 2 ऑर्बिटल को शिफ्ट किया है नीचे की तरफ, ओके, जिनका नाम क्या है, इजी। तो 2 ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पर आपने डिक्रीज करी है, इस वजह से 2 ऑर्बिटल की एनर्जी को हमें ऊपर की तरफ इंक्रीज करना होगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 5 में से 2
ऑर्बिटल की एनर्जी को इंक्रीज करते हुए बता दिया है। तो इसका साइन क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 4 या प्लस में आप इसको साइन को शो करोगे। यदि मैं इसको 0.2 के अकॉर्डिंग काउंट करता हूँ तो 0.2 नीचे 2 बार आपने डिक्रीज किया है, तो ऊपर कितनी इंक्रीज हो जाएगी, ये हो जाती है 0.4 इंक्रीज हमने कर दी यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों आप देखिए ध्यान से यहाँ पर कि dxy, dxz और dyz की हम बात करें तो इनकी एनर्जी हाई करिए, तो उसी रेशो में हमें क्या करना होगा, नीचे की तरफ एनर्जी को डाउन करना होगा। तो आप देखिए बेरी सेंटर से ईजी ऑर्बिटल के जो एनर्जी है वहां पर हम देखते हैं कितनी है, वो -3/5 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि -0.6 उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने ध्यान से देखा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग इस टाइप से होती है। और मेन बात हम बात करें कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जनरली लिगेंड क्या होता है, जनरली लिगेंड वहाँ पर होता है वीक फील्ड होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा कम होगी और पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करना है, क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, है ना। तो यहाँ पर आप पेयरिंग नीचे नहीं करेंगे, आप ऊपर इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं इजीली। तो मैंने इसको हिंदी में नोट किया है ताकि आपको याद रहे, इलेक्ट्रॉन की आपको पेयरिंग नहीं करना है। तो बच्चों हमने इस टाइप से यहाँ पर CFT का डिस्कशन किया, स्प्लिटिंग को हमने देख लिया है। यहाँ पर आइए हम CFSC की वैल्यू की बात करते हैं। यदि मैं CFSC की वैल्यू की बात करूं कि मुझे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की काउंट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा था डायग्राम में कि वहाँ पर -0.6 कहाँ पर है, वो T2G के इलेक्ट्रॉन है, ये T2G के इलेक्ट्रॉन है, तो उसको लिख देते हैं हम T2G के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप उसको नोट कर लेंगे, प्लस ऊपर की जो एवरेज एनर्जी थी वो कितनी थी, 0.4 थी, वहाँ पर उसको बोलते हैं हम EG के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो EG के इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर नोट कर देंगे। यहाँ पर n बराबर क्या है बच्चों, n बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं EG और T2G के ऑर्बिटल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर MP का मीनिंग क्या हुआ कि स्प्लिटिंग के बाद जब आपने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर आपको दिखाई देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर आपको दिखाई देंगे, ये आप उसके अंदर नोट कर देंगे, ठीक है। अब जिसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की बात करें, और एग्जाम्पल के पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें डेल्टा टी और डेल्टा ओ की हमें यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहा है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो आपने ध्यान से देखा कि डेल्टा टी टेट्राहेड्रल के अंदर ओनली 4 ही लिगेंड्स यूज में आते हैं, और ऑक्टाहेड्रल में कितने काम आते हैं बच्चों, वहां पर काम आते हैं 6 लिगेंड काम आते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑक्टाहेड्रल जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल से हमेशा ज्यादा होगी। और दोनों के बीच में जो रिलेशन आता है बच्चों क्या होता है, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल होता है। चलिए हम एक स्प्लिटिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल था NiCl4 की हम बात कर रहे थे, वहां पर यहाँ पर 2- है। यदि मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर निकिल +2 पर दिखाई दे रहा है मुझे। निकिल +2 के साथ में यदि हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3d8 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा यहाँ पर। यदि मैं यहाँ पर 3d8 को नोट कर लेता हूँ तो 5 ऑर्बिटल मैंने नोट किए हैं। अभी ये सब क्या बच्चों, ये सब अभी यहाँ पर डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। स्प्लिटिंग के बाद में क्या होगा बच्चों, T2G ऑर्बिटल्स जो 3 ऑर्बिटल होते हैं वो ऊपर चले जाएंगे और EG ऑर्बिटल यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप इनके नेमिंग कर दें, ये होता है T2G ऑर्बिटल्स, ये होते हैं EG ऑर्बिटल्स होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। मैंने फिल किया 1 2, लेकिन मुझे पता है कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए मैं क्या करूँगा, आपको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अब मैं 3 4 5 6 7 और 8 इस हिसाब से मैंने नोट किया। तो आपने ध्यान से देखा कि यहाँ पर हमने T2G EG के अंदर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया है। और यदि मुझे CFVC वैल्यू निकालनी है तो मैं इस टाइप से काउंट कर सकता हूँ, CFAC वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पर 0.6 लिख दूंगा। और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए यहाँ पर EG में आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं कितने भाई, 4 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इनको 4 नोट कर दिया है। आप ऊपर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0.4 इंटू क्या हमने यहाँ पर 4 कर दिया है। तो इस वैल्यू से आप यहाँ पर CFSC वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि आपको टोटल CFSC निकालना है तो आप वहाँ पर पेयरिंग लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं, वहाँ पर 1 2 और 3। तो वहां पर आप इलेक्ट्रॉन के पेयर भी उसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। वो कब करेंगे आप, जब आपको टोटल CFSC वैल्यू निकालना होगा। और इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर CFSC को इजीली काउंट कर सकते हैं। तो भाई हमने यहाँ पर स्टेप्स इसको कंप्लीट किया। आगे हम बढ़ते हैं। यदि हम आगे बात करें तो हम देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में किस टाइप से स्प्लिटिंग होती है। आपको मैं पहले बता देता हूं बच्चों कि ये NCERT या आपके नीट में या आपके जे मेंस में इस टाइप की स्प्लिटिंग के सिलेबस में नहीं है। तो चाहे तो आप इसको पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो मेरी बात मानते हैं आप, तो आप इसको एक बार पढ़ना जरूरी माना जाएगा, ओके। तो आप यही इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर यदि हम बच्चों बात करें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देता है।
और यदि आप ध्यान से देखते हैं तो ये दो एक्सिस पर ही दिखाई देगा। ये होता है कहाँ पर, एक्स एंड वाई एक्सिस पर होता है। ये कहाँ पर होता है बच्चों, एक्स एंड वाई एक्सिस पर होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स अटैक करेंगे वो कहाँ से अटैक करते हैं, वो एक्स वाई प्लेन से अटैक करते हैं। तो डी जनरेट ऑर्बिटल, जो डी अपने 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनमें से ऐसे ऑर्बिटल जो एक्स वाई पर होंगे उनकी स्प्लिटिंग क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा होती है। आइए इसको हम डायग्राम से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पर है 5 ऑर्बिटल जो स्टार्टिंग में डी जनरेट है, लिगेंड्स के अटैक के बाद में इनकी स्प्लिटिंग होती है। तो ऐसे ऑर्बिटल जो एक्स वाई पर होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, स्प्लिटिंग में हाई लेवल पहुंच जाते हैं। तो हमने ध्यान से देखा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर आपने ध्यान से देखा कि यहाँ पर एंगल कितना होता है, यहाँ पर एंगल होता है 90 का होता है। 90 का मीनिंग क्या हुआ कि लिगेंड्स को अटैक करना होगा एक्सिस के बीच में से। तो एक्सिस के बीच में से वो अटैक करता है तो एक्सिस पर प्रेजेंट ऑर्बिटल की एनर्जी एवरेज से क्या होती है, हाई होती है। और हम जानते हैं कि एक्सिस पर कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर होता है और डी जेड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, अभी स्प्लिटिंग को हमने फिनिश नहीं किया है। अब क्या होगा बच्चों, हमें ये भी पता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में एक्स वाई प्लेन को काम में लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स वाई वाला जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होगी, यहाँ से और काफ़ी हाई हो जाती है, और जो डी जेड स्क्वायर है उसकी एनर्जी यहाँ पर काफ़ी लो हो जाती है। यदि हम बात करें यहाँ पर 3 जो टी जो ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी लो है, यहाँ पर भी ऐसा ऑर्बिटल जो एक्स वाई पर होगा वो स्प्लिटिंग की वजह से क्या होता है बच्चों, थोड़ा अपर साइड में चला जाता है। बाकी 2 ऑर्बिटल जो हैं एक्स जेड और वाई जेड वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इस टाइप से यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग हमने कंप्लीट करके देखी है। ठीक है बच्चों, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कंप्लीट किया इसको। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, एग्जांपल की बात करें। यदि मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो मेरे पास एग्जांपल हो सकता है यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर का NiCN4, और यहाँ पे मैंने नोट किया 2- को। यहाँ पर निकल अभी भी क्या है, +2 के फॉर्म में है, और मुझे पता है कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल का सीक्वेंस होता है, जो स्प्लिटिंग होती है कुछ स्टेप्स होती है। 2 ऑर्बिटल नीचे हैं, यहाँ पर 1 यहाँ पर, फिर 1 है, फिर यहाँ पर है, और फिर यहाँ पर स्टेप से प्रेजेंट हो गए। इनका नाम आपको पता है कि ये होता है डी एक्स वाई था, ये यहाँ पर ये डी जेड स्क्वायर है, यहाँ पर ये डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर होगा, यहाँ पर ये जो है डी एक्स वाई के बाद वाई जेड है, और डी जेड एक्स होता है ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर स्प्लिटिंग को अभी स्टडी किया था पिछले वाले डायग्राम के अंदर। तो आपने यहाँ पे देखा कि अब मुझे यहाँ पर 3d8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा। तो मैं इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करता हूँ, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे फिल किया, और यहाँ पर आप देखिए ध्यान से एक ऑर्बिटल वेकेंट मिला है आपको, और इसके बाद में ये 3d का ऑर्बिटल था। 3d के बाद में आपको फिल करना होगा 4s में, और 4s के बाद आपको यूज में लेना होगा 4p। तो जो भाई लिगेंड से साइनाइड वो अपने लोन पे कहाँ शिफ्ट करेगा, एक डी में शिफ्ट कर देगा, एक एस में कर देगा, और 2 पी में कर देगा। इस टाइप से इसका जो हाइब्रिडेशन मिलेगा आपको बच्चों को क्या मिलेगा, DsP2 मिलता है। और सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग में है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। तो बच्चों आपको यहाँ पर इसका नॉलेज होना जरूरी है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट हम की बात करें हम कि स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं कि यदि आपको 2 कंपाउंड दे रखे हैं तो कौन कौन से फैक्टर पर आप उसको डिफाइन करेंगे कि कौन सा कंपाउंड मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा। तो यदि हम बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं केएफ की वैल्यू की हम बात करें यहाँ पर कि केएफ क्या होता है, एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर MH2N, वहाँ पर हम एक लिगेंड से उसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल से केएफ की वैल्यू को इजीली काउंट कर सकते हैं, या आप फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉपर्ली पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो जिस कंपाउंड का केएफ हाई होगा, जिस कंपाउंड का केएफ हाई होगा वो मोर स्टेबल होगा। ध्यान रखिएगा ना, हमने क्या बोला कि जिस कंपाउंड का केएफ हाई होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। इस टाइप के फैक्टर में आपको क्या करेगा बच्चों, 4 कंपाउंड दे सकता है, ये 3 कंपाउंड दे सकता है, आपको वहां पर केएफ की वैल्यू देगा। तो आपको करना है क्या, सिर्फ इतना सा आपको देखना है कि कौन से कंपाउंड के केएफ की वैल्यू ज्यादा है, उसी कंपाउंड को आप टिक करके जाएंगे, वही आपका आंसर बन जाएगा। जब हम बात करें नेक्स्ट नंबर पर, यहाँ पर देखते हैं CFAC की वैल्यू से, हम देखते हैं CFAC की वैल्यू की हम बात करें बच्चों, तो जिन कंपाउंड में CFAC की वैल्यू मोर नेगेटिव होती है, मोर नेगेटिव होगी, वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होती है वो कंपाउंड उतना ही क्या होता है, वहां पर स्टेबल होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, यहाँ पर साइड वाला कॉम्प्लेक्स है और H2 वाला कॉम्प्लेक्स है। यदि मैं CFAC दोनों में काउंट करता हूं ऑक्टेडल के अकॉर्डिंग, तो मुझे FeCN6 में क्या होगा, CFAC की वैल्यू क्या होगी, मुझे यहाँ पर कम दिखाई देगी। ठीक है, जितना माइनस में होगा CFAC उतना क्या होगा, वो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर CFAC किसकी कम है, FeCN6 की है, कंपेयर टू FeS2O6 के कंपेयर में।
नेक्स्ट हम बात करें कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भाई आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंट टाइप के कलर शो करते हैं। डिफरेंट टाइप के कलर शो करने का रीजन क्या होता है? रीजन दो ही होते हैं, या तो उनमें डी ट्रांजिशन हो रहा है या फिर वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम शो करते हैं। भाई किसी भी कंपाउंड को कलर क्यों मिलता है, आइए हम इसकी बात करें। तो किसी भी कंपाउंड को कलर क्यों मिलता है भाई? यदि इलेक्ट्रॉन अपनी लो एनर्जी से वो हाई एनर्जी पे पहुंचता है बच्चों, यदि लो से कहां पहुंचता है? वो हाई एनर्जी पहुंचता है, तो उसको क्या करना होगा? विजिबल लाइट से एक पर्टिकुलर कलर के फ्रीक्वेंसी को या वेवलेंथ को उसको क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और वो जंप करके नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पोजीशन पे आता है तो वो क्या करता है? अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर जिसने उसको एब्जॉर्ब किया उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को वो रिलीज करेगा, और रिलीज करने पर वो एनर्जी हमारी आयस में एंट्री करती है, और उस कॉम्प्लीमेंट्री कलर का भी एक पर्टिकुलर कलर होगा। इस वजह से मुझे कंपाउंड क्या होते हैं? कलरफुल दिखाई देते हैं। तो यही हम बात करते हैं डी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम डी ट्रांजिशन के पहले हम देखते हैं कि 7 कलर होते हैं विजिबल लाइट में। जब हम देखते हैं यहाँ पर वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है यहाँ पर बच्चों, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर यदि फाइंड करना है तो मैंने यहाँ पर साइकिल बना रखा है। इस साइकिल में देखिए आपको क्या करना होगा, यदि किसी कंपाउंड ने, यदि किसी इलेक्ट्रॉन ने ऑरेंज कलर की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है? ब्लू होता है। और यदि उसने ब्लू कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है तो क्या होगा? वो ऑरेंज होगा। इस टाइप से आपने रेड को एब्जॉर्ब किया है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? ग्रीन, वो दिखाई देगा। ग्रीन को एब्जॉर्ब किया तो वो रेड दिखाई देगा। या आपने वॉयलेट इंडिगो को एब्जॉर्ब किया तो वो येलो दिखाई देगा। या येलो को एब्जॉर्ब किया तो वो कंपाउंड आपको वॉयलेट इंडिगो दिखाई देगा। तो इस साइकिल से आप वहाँ पर कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बस आपको वहाँ पर एब्जॉर्ब कलर का पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें तो अब जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो क्या करते हैं? वो यदि इलेक्ट्रॉन T2G में है, लो एनर्जी लेवल में है, तो वो क्या करेगा? वो यहाँ से जंप करता है, और वो उसको क्या करना होगा बच्चों? सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से, यदि सूर्य का प्रकाश ना हो तो ट्यूबलाइट के प्रकाश से भी काम चला सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से क्या करता है बच्चों? वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पर वो हाई लेवल पर पहुंच जाता है एजी ऑर्बिटल में। एजी ऑर्बिटल में पहुंचने के बाद उसको जब वापस अपने घर पे आना होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को वो रिलीज करता है, और वही कलर की जो एनर्जी है वो हमारी आयस में एंट्री करती है, और आयस में एंट्री करने के बाद हमें कंपाउंड क्या होता है? कलरफुल दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये एब्जॉर्ब एनर्जी को मैंने शो किया, यहाँ पे हमने रिलीज एनर्जी को शो किया है। आइए हम एग्जांपल की बात करें। मेरे पास एक एग्जांपल है टाइटेनियम H2O6। यहाँ पर हम डी ट्रांजिशन को भली बात समझ सकते हैं। मैं बात करूँ यहाँ पर जो टाइटेनियम यहाँ पर +3 फॉर्म में है। +3 फॉर्म का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर 3D1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि यहाँ पर मैं स्प्लिटिंग करता हूँ तो स्प्लिटिंग हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। यहाँ पर ऊपर की तरफ होंगे यहाँ पर कितने? 2 ऑर्बिटल होंगे। नीचे की तरफ यहाँ पर होंगे 3 ऑर्बिटल होंगे। आपको याद रखना कि यहाँ पर वाटर क्या है? वाटर है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए डेल्टा ओ की वैल्यू कम होती है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। इन्हें आपका पेयरिंग नहीं कराना है। यहाँ पर D1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो पेयरिंग ऑब्वियसली क्या होगी? यहाँ पर होगी ही नहीं। तो ये हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन की तो वो कहाँ पहुंचेगा? वो पहुंचेगा T2G में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला कि वॉयलेट कलर का कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है ये? वॉयलेट कलर का कंपाउंड है। तो उसको भाई क्या करना होगा? सूर्य के प्रकाश से या विजिबल लाइट से क्या करना होगा? इसको येलो कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। इस इलेक्ट्रॉन ने, इस बंदे ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ने कलर को एब्जॉर्ब किया। कौन से कलर को किया? येलो कलर को एब्जॉर्ब किया है, और ये भागता दौड़ता ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऊपर की तरफ जाने के बाद में जब ये वापस को अपने घर की याद आएगी तो ये वापस अपने घर पे पहुंच जाएगा। घर पे पहुंचने के बाद में इसको रिलीज करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो कलर का। वो कौन सा होता है बच्चों? वो होता है वॉयलेट कलर होता है, और यही कलर हमारी आइज में एंट्री करेगा, और उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपाउंड किस टाइप का। यहाँ पर कंपाउंड ये वॉयलेट कलर का दिखाया जा रहा है, जबकि रियली में उसने कौन सा एब्जॉर्ब किया था? एब्जॉर्ब किया था उसने येलो कलर को एब्जॉर्ब किया था। तो बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर डी से डी में ट्रांजिशन देख सकते हैं। भाई आपको हम बता दें कि डी से डी में ट्रांजिशन कब नहीं होगा? भाई जब डी में इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो वहां पर ट्रांजिशन कभी नहीं होगा। तो D0 कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी ट्रांजिशन आप ना करें, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं जिंक+2 की, है ना। जिंक+2 में, सॉरी जिंक+2 का हम एग्जांपल ना लेंगे, हम यहाँ पे ले सकते हैं स्कैंडियम+3 का ले सकते हैं। स्कैंडियम+3 में कहीं भी डी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देंगे। और एक आप ध्यान रखेंगे D10 के अंदर भी कभी भी आप डी ट्रांजिशन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन घूमने फिरने की जगह नहीं है। जैसे जिंक+2 वहां पर D10 पूरा भरा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि डी ट्रांजिशन आपको दिखाई देगा D1 में, D2 में, D3 में, D4 में, D5 में, D6 में, D7 में, D8 में और D9 में। D10 ना लिखें, ओके, D0 भी ना लिखें। अभी इस टाइप से हमने यहाँ पर ध्यान से देखा कि कलर हम इस टाइप से डी ट्रांजिशन में देख सकते हैं।
यदि हम बात करें नेक्स्ट नंबर पर कि यहाँ पर काफ़ी हमें कंपाउंड दे रखे हैं, आप इसको एक बार रीड करेंगे। कॉपर सल्फेट भी जो ब्लू कलर का होता है, यदि वो हाइड्रेट फॉर्म में तो ब्लू कलर का है, और यदि वो डिहाइड्रेटिंग फॉर्म में है तो वो व्हाइट कलर का आपको दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर हमने H2 लिगेंड को रिमूव कर दिया है। बच्चों यदि हम बात करें चार्ज ट्रांसफर की, चार्ज ट्रांसफर एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है जहाँ पर कलर प्रोवाइड होता है कंपाउंड को। भाई हमने देखा यहाँ पर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करें K2MN K2Cr2O7 को, K2Cr2O7 को, नेक्स्ट हम बात करें KMnO4 को। KMnO4 का नाम क्या है बच्चों? KMnO4 का नाम होता है कमिनोफोर। कमिनोफोर नहीं बोलना है, ये तो मैंने बोला, आपको नहीं बोलना है, ठीक है? क्या बोलना है आपको? KMnO4 बोलना है, ठीक है? ये और यहाँ पर देखते हैं हम K2CrO4 ये कंपाउंड ऐसे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन डी में नहीं होता है, फिर भी कलर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें चार्ज ट्रांसफर होता है। आइए देखते हैं चार्ज ट्रांसफर कैसे करते हैं। मैं बात करता हूँ कमिनोफोर की। कमिनोफोर मतलब KMnO4। KMnO4 में यदि आपने ध्यान से देखा तो यहाँ पर K+ आपको आयन दिखाई दे रहा है, और एक आयन आपको दिखाई देगा MnO4-। कि भाई K4 में सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, तो K4 की वजह से कोई कलर कभी नहीं आता है, क्योंकि वहाँ ट्रांजिशन नहीं होता है। तो यहाँ पर K+ आयन कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं रखता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कलर की। यहाँ पर हम MnO4- की बात करें तो यदि मैं बात करता हूँ Mn यहाँ पर +7 में है, +7 का मीनिंग हुआ कि 3D यहाँ पर 0 है, 4s भी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर सब कुछ 0 है, फिर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर कलर आ रहा है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखिए यहाँ पर Mn जो है +7 है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसको पास में दिखाई दिया, ऑक्साइड लिगेंड दिखाई दिया है। कितने ऑक्साइड लिगेंड यहाँ पर? 4 है। तो क्या करेगा भाई? +7 है, इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन देखते क्या करेगा? उसको खींचने की कोशिश करेगा। और आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होते जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफर होंगे तो वहाँ पर एनर्जी क्या होगी बच्चों? रिलीज होगी, और हमें कंपाउंड क्या दिखाई देगा? कलरफुल दिखाई देगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि किसी आयन का Z इफेक्टिव ज़्यादा है तो वो चार्ज ट्रांसफर करके भी क्या कर सकता है? अपने आप को कलर प्रोवाइड कर सकता है। तो भाई इस तरह से हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लगभग कंप्लीट कर दिया है। तो आपको बेस्ट ऑफ लक है, धूम मचा दीजिए आप यहाँ पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो समय समय पर भेजते रहेंगे और आपका प्यार हमेशा बना रहे। हम आपसे ये आशा करते हैं। थैंक यू।